प्रश्न 35। भारत में पुलिस की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एक्सप्लेन द रोल ऑफ पुलिस इन इंडिया। उत्तर, पुलिस का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पुलिस। पुलिस शब्द से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा राज्य में शांति बनाए रखने, राज्य द्वारा पारित नियमों को मनवाने अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का प्रवर्तन कराने का कार्य किया जाता है। कार्डवेल के अनुसार सामान्य रूप से पुलिस का कार्य सामाजिक सुरक्षा करना है। उनका प्रारंभिक कर्तव्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना व कानून को लागू करना है। मोरपाटी के शब्दों में, यह सिविल अधिकारियों की उस संस्था की ओर संकेत करती है जो शांति और व्यवस्था को स्थापित करना, अपराध का पता लगाने व उसकी रोकथाम करने एवं कानून को लागू करने में लगे हुए हैं। सदरलैंड के मतानुसार पुलिस शब्द प्रारंभिक रूप से राज्य के उन एजेंटों की ओर संकेत देता है जिनका कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा नियमित अपराधी संहिता को लागू करना है। भारत में पुलिस की भूमिका। रोल ऑफ पुलिस इन इंडिया। राज्य में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है और राज्य व्यक्ति और समाज के हित में कई प्रकार के कार्य करता है, जिसे एक सूची में संकलित करना श्रम साध्य है। चूंकि राज्य के कार्यों का संपादन राज्य के अधिकारी व कर्मचारी करते हैं, अतएव इस आधार पर पुलिस की भूमिका को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। एक, कानून और व्यवस्था की स्थापना। यह पुलिस का प्राथमिक कार्य है। समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनमें कुछ लोगों की प्रवृत्ति कानून और व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण करने की होती है। यदि ऐसे तत्वों को रोका जाए तो समाज की पूरी व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। पुलिस इस काम को भली भांति संपन्न करते हुए कानून व व्यवस्था की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2, शांति की स्थापना। यह उपर्युक्त कानून व व्यवस्था की स्थापना का दूसरा पक्ष है। कानून व व्यवस्था समाज में जितनी अच्छी होगी, शांति भी अपने आप आ जाएगी। पुलिस सामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समाज में शांति की स्थापना को सुनिश्चित करती है। 3, अपराधों की रोकथाम। पुलिस शब्द में अपराधों की रोकथाम का तत्व भी निहित है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्ण जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का पालन और निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ताओं का संग्रहण करे और उच्चाधिकारियों को संसूचित करे, अपराधों की रोकथाम करे व लोक न्याय के लिए भेजने हेतु अपराधियों का पता चलाए और उन्हें पकड़े। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि पुलिस अधिकारियों के लिए इस धारा 23 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी मदिरालयनुमा घर या भ्रष्ट या उच्छृंखल व्यक्तियों के एकत्रित होने के अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा एवं उसका यह कार्य विधिपूर्ण होगा। 4, जनसेवा। लोक कल्याणकारी। राज्य में पुलिस का यह कार्य उसे जनता से जुड़ने का एक अच्छा अवसर देता है और भारत में व्याप्त धारणा के ठीक विपरीत उसकी भूमिका को सकारात्मक मोड़ देता है। भारत में पुलिस का आदर्श जनसेवा देशभक्ति है। पुलिस जनसेवा का कार्य कई प्रकार से कर सकती है, जैसे उपद्रवों और उपद्रवियों से जनता की रक्षा, भीड़, यातायात अव्यवस्था को नियंत्रित करना, शोषण रोकना, निर्धन निर्बलों की संपीड़न से रक्षा करना, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, अग्निशमन का कार्य, प्राकृतिक आपदा के समय जनता की सहायता आदि अन्यान्य करते हुए जनता से जुड़ सकती है और अपने को जनता की पुलिस साबित कर सकती है। 5, राष्ट्र सेवा की सुरक्षा। पुलिस व्यवस्था का संगठन सेना की भांति होता है, जिसमें अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। आंतरिक शांति में व्यवधान से अंततः राष्ट्र की सुरक्षा और व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। असामाजिक तत्वों को पकड़कर पुलिस राष्ट्र की सेवा करती है। साथ ही पुलिस बल का अरे कहना क्या चाहते हो के काम उपयोग आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा के निमित्त भी किया जा सकता है। देश में स्थित सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स आदि पुलिस संगठन के प्रकार ही हैं, जो आज राष्ट्र की में लगे हुए हैं। सुरक्षा वस्तुतः आज पुलिस का कार्य क्षेत्र एक लोक कल्याणकारी राज्य में असीम और विशाल है। मनुष्य का आचरण नियंत्रित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है, वह पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस को अपराधों की रोकथाम कर अपराधियों का पता लगाना होता है, शांति व व्यवस्था बनाए रखनी होती है और किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोकना होता है। जुलूसों, सभाओं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। किसी धर्म या धर्म स्थान के असम्मान का प्रतिरोध करना पड़ता है। मनोरंजन के स्थानों तथा अनैतिकता के अड्डों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय और तस्करी पर रोक लगानी होती है। व्यापार, उद्योग, नाप तौल तथा खाद्यान्न के वितरण और आवंटन में भ्रष्टाचार को रोकना पड़ता है। सड़कों, रेल मार्गों, खेतों, जंगलों, खानों, संचार साधनों,
औद्योगिक संयंत्रों, नहरों तथा देश की उन्नति के लिए आवश्यक अन्य साधनों की रक्षा करनी होती है। जन स्वास्थ्य के साधनों की देख रेख करनी होती है। हिंसक पशुओं को नष्ट करना पड़ता है। साथ ही पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकना पड़ता है। अग्निशमन का कार्य करना होता है तथा प्राकृतिक संकट के समय लोगों की सहायता करनी पड़ती है। निर्धनों व निर्बलों की सभी प्रकार के शोषण और संपीड़न से रक्षा करनी होती है। शासकीय मुद्रा और टिकटों की कालाबाजारी को रोकना होता है। विरोधी विदेशियों की घुसपैठ को रोकना पड़ता है और जासूसी व विध्वंसक कार्यवाहियों का प्रतिरोध करना होता है। पुलिस को देश की सुरक्षा के लिए तथा जन कल्याण के लिए शासन द्वारा बनाए गए सभी विधानों और विनियमों का पालन कराना पड़ता है। इस प्रकार पुलिस समाज का एक आवश्यक अंग है, जिसके अभाव में सुव्यवस्थित समाज और अंततः राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। पुलिस समाज को व्यक्ति को जीवन साधन करने लायक बनाती है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोच्च विकास और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बात तो सही है। एक लोक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका नकारात्मक कम और सकारात्मक अधिक हो जाती है। यह संभव है कि किसी देश में पुलिस का सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष के अनुपात में विभिन्नता हो, तथापि पुलिस का सकारात्मक कार्य पुलिस को जनता से जोड़ना है। पुलिस जनता की हो जाती है और जनता की पुलिस व्यवस्था होने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य सार्थक होता है। पुलिस की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पुलिस। यह सच है कि सामान्यतः अधिकांश व्यक्ति पुलिस को सम्मान की निगाह से नहीं देखते, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस का वास्तविक व्यवहार उनके लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुरूप नहीं होता तथा पुलिस को कोई जन सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। पुलिस की असफलता के कारणों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। एक, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, अनकंट्रोल्ड करप्शन। सामान्यतः आम लोगों की यह धारणा है कि पुलिस राज्य का सबसे भ्रष्ट संगठन है। एक और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी अधिकार मिले होते हैं, परंतु इन अधिकारों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने के लिए उतना नहीं किया जाता जितना कि जरूरी है। कभी कभी पुलिस की कठोरता के कारण निरपराधी को सजा भुगतनी पड़ती है। पुलिस आपराधिक मामलों की छानबीन तब तक नहीं करती है जब उसे अपराधी के विरोधी व्यक्ति से रिश्वत न मिल जाए। पुलिस के विषय में यह कहा गया है कि जिस क्षेत्र में पुलिस थाने होते हैं, उन क्षेत्रों में अपराधों की दर अधिक होती है, क्योंकि पुलिस का अपराधी तत्वों से एक अनैतिक समझौता रहता है। 2, क्रूरता तथा उत्पीड़न, क्रूअलिटी एंड इंटिमिडेशन। पुलिस के अपराधी सूत्रों का पता लगाने के लिए पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के तरीके अत्यंत क्रूर होते हैं। सामान्य व साधारण व्यक्ति से पूछताछ के लिए भी वे कठोरता से पूछताछ करते हैं, जिससे निरपराध व्यक्ति भारी उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं की भी कमी नहीं है जब पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा 3rd डिग्री अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेथड्स का इस तरह प्रयोग किया जाता है कि अभियुक्त अपंग बन जाता है। इसके विपरीत पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि क्रूर और अमानवीय व्यवहार केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ किया जाता है जो पुलिस को आर्थिक लाभ देने की स्थिति में नहीं होते। 3, पुलिसकर्मियों की दुराचारिता, वाइसेस प्रैक्टिस्ड बाय पुलिस पर्सनल्स। अनेक अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर बुद्धिजीवियों का भी यह मानना है कि वर्तमान में पुलिसकर्मियों की दुराचारिता में तेजी से वृद्धि हो रही है। एक और 4th श्रेणी के पुलिसकर्मी अपराधियों को पकड़ने के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर इन्हीं के द्वारा अक्सर अपराधी गिरोहों से राहजनी, तस्करी, लूट और चोरियां करवाकर उनमें से एक निर्धारित हिस्सा वसूलने का काम किया जाता है। जनसाधारण की सामान्य धारणा यह है कि ट्रेनों और बसों में होने वाली लूट पुलिसकर्मियों द्वारा ही आयोजित की जाती है। संभवतः यही कारण है कि जिस थाने के क्षेत्र में विभिन्न आपराधिक कृत्यों के द्वारा जितने अधिक आर्थिक लाभ की संभावना होती है, उस थाने में अधिकारी या सिपाही के रूप में नियुक्ति पाने के लिए पुलिस के लोग उतना ही अधिक प्रयत्न करते हैं। उनके पार्श्विक और हिंसक कार्यों के विरुद्ध थानों में रिपोर्ट दर्ज कराना भी सरल नहीं होता। इसी कारण पुलिस का एक मामूली सिपाही भी अपना यह अधिकार समझने लगता है कि वह किसी से भी दुराचार करके उसे थाने में यातना देने का भय दिखा सके। 4, बुद्धि का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे अधिकांश कर्मचारी कम शिक्षित होते हैं तथा उनकी बुद्धि का स्तर भी सामान्य से निम्न होता है। साधारणतया शिक्षित, ईमानदार और प्रतिभाशाली व्यक्ति सामान्य पुलिसकर्मी के रूप में नियुक्त होना नहीं चाहते। यह भी आलोचना की जाती है कि सामान्य पुलिसकर्मी जिस परिवेश से आते हैं वे अपने आप में निम्न स्तर का होते हैं। 5, जन सहयोग का अभाव, लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। पुलिस की असफलता का एक प्रमुख कारण जन सहयोग न मिलना है। सामान्य लोगों का यह मानना है कि पुलिस उनकी मित्र और सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि समाज विरोधी गतिविधियों का केंद्र है। फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति पुलिस को सहयोग देकर स्वयं किसी तरह के खतरे में नहीं पड़ना चाहते। सड़क, क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को उठाकर अस्पताल तक पहुंचाने अथवा उसकी रिपोर्ट थाने में करने से
भी लोग इसलिए डरते हैं कि उन्हें कोई प्रशंसा मिलने की जगह उन्हें पुलिस द्वारा की जाने वाली छानबीन का शिकार न होना पड़े। जन सहयोग के अभाव में पुलिसकर्मी भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाते। 6 खाना पूर्ति पर अधिक बल, एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन फॉर्मेलिटीज ओनली। अधिकांश पुलिस अधिकारियों तथा सामान्य कर्मियों का समय कागजी कार्यवाही करने में व्यतीत हो जाता है। बड़े अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए पुलिस द्वारा अक्सर निरपराध लोगों को पकड़कर खाना पूर्ति कर ली जाती है। जन सामान्य का पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में काय विश्वास नहीं होने से थाने में लोग मामला दर्ज कराना जरूरी नहीं समझते। 7 राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस कार्य कुशलता को प्रभावित किया जाता है। जैसे जब कोई अपराधी बड़ा राजनेता होता है तो पुलिस ऐसे अपराधी को दोषी नहीं मान पाती है। ऊपरी दबाव के कारण उन्हें नहीं पकड़ पाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से अपराध के लिए केवल वही व्यक्ति पकड़े जाते हैं जिनके पास राजनीतिक साधनों की कमी होती है। 8 सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ फैसिलिटीज। पुलिस की असफलता का एक प्रमुख कारण पुलिस को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की कमी होना है। प्रति व्यक्ति 1000 की संख्या पर पुलिस कर्मचारियों का औसत केवल 1.6 है। पुलिस से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपराधों की बढ़ती हुई संख्या के बाद भी सभी तरह के अपराधियों को सफलतापूर्वक पकड़ सके। एक ओर अपराध करने के नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिसकर्मियों के पास इतने पुराने उपकरण हैं जिनसे वे अपराधियों का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। नहीं। 9 सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर, गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। सैद्धांतिक रूप से यह आशा की जाती है कि पुलिस अधिकारी तथा सामान्य कर्मचारी उच्च नैतिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करेंगे। उनसे यह भी आशा की जाती है कि उन्हें मानसिक रूप से अनुशासित, न्यायपूर्ण और कानूनों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। इसके विपरीत व्यवहार में पुलिस में नैतिक मानदंडों का लगभग पूरी तरह अभाव होता है। वे थोड़े से पैसों के लालच में अवैध वसूलियां करते हैं। रात के समय इनकी गतिविधियां और बढ़ जाती हैं। शायद ही कोई 2-4 पुलिसकर्मी ऐसे मिले जिन्हें अपने व्यावसायिक आचारों का ज्ञान हो। 10 प्रशिक्षण की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। पुलिस की असफलता का एक मुख्य कारण इन्हें समुचित प्रशिक्षण न मिल पाना है। साधारणतया उनकी नियुक्ति के समय शारीरिक शक्ति पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि पुलिसकर्मी मानसिक रूप से स्वस्थ और जागरूक हो। नियुक्ति के बाद पुलिसकर्मियों को न नैतिक आचारों का ज्ञान कराया जाता है और न ही उन्हें कानून और व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी दी जाती है। यही मानसिकता पुलिसकर्मियों को इतना उद्दंड और अनुशासित बना देती है कि अनेक अवसरों पर पुलिस अधिकारी भी उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। सफलता के सुझाव, सजेशंस फॉर सक्सेस। पुलिस अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह तभी कर सकती है जब उसे जनता का विश्वास प्राप्त हो। निम्नांकित सुझावों के आधार पर पुलिस की कार्य कुशलता को बढ़ाकर बनाने में सहायता दी जा सकती है। समाजोपयोगी। 1 स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी पुलिस के स्वरूप में कोई सुधार नहीं किया जा सका। सुधार लाने के लिए अनेक आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर पुलिस के ढांचे में ऐसा परिवर्तन नहीं आ सका जो हमारे देश की आवश्यकता के अनुकूल हो। अतः यह आवश्यक है कि पुलिस की संरचना को इस तरह बदला जाए जिससे इसे सामाजिक सुरक्षा के एक साधन के रूप में देखा जा सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 पुलिस कार्यवाही में कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। जब किसी देश की राजनीति भ्रष्ट होती है तब प्रशासन के एक अंग के रूप में पुलिस को भी भ्रष्टाचार का साथ देना पड़ता है। अनेक राजनेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। इन भ्रष्ट राजनेताओं का साथ पुलिस को भी देना ही पड़ता है। इस दिशा में यह जरूरी है कि पुलिस भ्रष्ट राजनीति के एक भ्रष्ट साधन के रूप में काम न करे बल्कि जन कल्याण में अधिक रुचि ले। 3 केवल भारत में ही नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में जनता पुलिस की आलोचक होती है। इस दशा में जन सहयोग में वृद्धि करने के लिए जरूरी है कि पुलिस विभाग में जन संबंध प्रखंड स्थापित करके लोगों को पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के औचित्य को समझाया जाए। समाचार पत्रों और मीडिया को पुलिस के कार्य से जनता को अवगत कराकर जनता तथा पुलिस में मैत्री संबंध स्थापित कराने में सहायक होना चाहिए। 4 वर्तमान में पुलिस का आधुनिकीकरण करना बहुत आवश्यक है जिससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। सभी थानों में कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों तथा उनसे संबंधित प्रगति का विवरण तैयार रहना आवश्यक है। वैज्ञानिक शोधों पर आधारित अपराधों को पकड़ने की प्रविधियों का ज्ञान भी पुलिसकर्मियों को होना चाहिए। 5 पुलिसकर्मी को आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। कोई पुलिसकर्मी क्रूरता, सार्वजनिक जीवन में अभद्रता, नैतिक पतन अथवा कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाए तो उसे दूसरे अपराधियों से भी अधिक कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
6. अंत में पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण रखना आवश्यक है। सभी पुलिस अधिकारी जानते हैं कि पुलिसकर्मियों द्वारा किस स्थानों से किस प्रकार धन की अवैध वसूली की जाती है। 7. विभिन्न पुलिस संगठनों के बीच समन्वय होना आवश्यक है। अनेक अपराधी इसलिए पकड़ में नहीं आते कि पुलिस से संबंधित विभिन्न थानों के बीच कार्य क्षेत्र को लेकर मतभेद रहता है। समझ रहे हो? 8. वर्तमान में पुलिस के सामान्य कर्मचारियों के लिए बहुत नियोजित और अनैतिक आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आपराधिक कानूनों की विभिन्न धाराओं की जानकारी देने के साथ ही नागरिकों की प्रत्याशाओं से परिचित करना जरूरी है। पुलिस को उन नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान कराना आवश्यक है जिनका संबंध कल्याणकारी कार्यों से होता है। 9. पुलिस में अपराध विशेषज्ञों की नियुक्ति करने से पुलिस संगठन की कार्यक्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। अपराधियों की मानसिकता को समझने के कारण यह व्यक्ति अपराध होने से पहले ही अपराधियों को पकड़ने में सफल हो सकते हैं। 10. कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि निरोधक पुलिस का गठन करने से पुलिस की भूमिका अधिक प्रभावपूर्ण बन सकती है। 11. कार्मिक समस्याओं का समाधान करना भी पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। आपराधिक सूत्रों के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के लिए यातना और उत्पीड़न देना आवश्यक है। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यक्रम का सदस्य है तथा मानवीय अधिकार देने के लिए भारत ने अनेक क्षेत्रों में पहल की है। सन 1993 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नियुक्त कर देना ही पर्याप्त नहीं। सन 1861 के पुलिस एक्ट में ऐसे परिवर्तन किए जाएं, जिनसे पुलिस की संरचना को प्रभावी ढंग से बदला जा सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 36. भारत में सुधारात्मक प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द करेक्शनल प्रोसेसेस इन इंडिया। उत्तर. कुछ अपराध शास्त्रियों का मत है कि अपराध एक जन्मजात प्रवृत्ति है तथा इसका निवारण तभी हो सकता है जब अपराधियों का बंध्यकरण स्टेलाइजेशन कर दिया जाए। लेकिन यह धारणा एक भ्रममूलक धारणा है, क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति कभी कभी केवल एक कारण द्वारा ही जागृत नहीं हो सकती और जैसा कि आजकल माना जाता है, अपराध को जन्म देने वाले बहुसंख्यक कारण हैं, न कि कोई एक विशेष कारण। इसलिए अब हम उन सब बातों की व्याख्या करेंगे जिनके द्वारा अपराध की बढ़ती हुई संख्या कम हो सकती है। विभिन्न विचारकों के इस विषय में विभिन्न विचार हैं, लेकिन यह हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि अपराध के निवारण का केवल एक ही ढंग है और वह है सुधारात्मक ढंग। यह ढंग हमारे देश में बहुत बाद में शुरू हुआ है। अनेक यूरोपीय तथा अमेरिकी राज्यों में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही विचार होना आरंभ हो गया था। इस बात का प्रमाण यह है कि बहुत से विदेशी राज्यों में मृत्यु दंड समाप्त ही कर दिया गया है। कुछ निम्न बातों पर अगर सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुधार किए जाएं तो अपराधियों में सुधार अवश्य ही हो सकता है। अब हम पहले सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले सुधारों का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. पुलिस अपराध उन्मूलन तथा अपराधियों के सुधार में पुलिस विभाग बड़ा उपयोगी है। यह देश में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाकर लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी को भली भांति नहीं निभा पाते। उनके द्वारा अपराधी प्रायः छोड़ दिए जाते हैं और निरपराधी पकड़ लिए जाते हैं। इसलिए लोगों में इस विभाग के प्रति असंतोष रहता है। इसे दूर करने के लिए शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्तियों को ही इसमें भर्ती करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि ईमानदार और सुधरी हुई पुलिस ही समाज को सुधार सकती है। 2. न्यायालय भारत में अदालतों का प्रयोग अपराधों को रोकने के लिए किया जाता है, परंतु भारत की न्याय व्यवस्था दोषपूर्ण है। इसमें निम्न प्रकार से कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करके न्यायालय को सौंप देती है, परंतु पुलिस कभी कभी गलत अपराधी को पकड़कर न्यायालय को सौंप देती है और रिश्वत आदि लेकर सही अपराधी को छोड़ देती है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। भारतीय न्याय व्यवस्था वकीलों पर निर्भर है। वकील लोग फीस के कारण झूठ को सच व सच को झूठ बना देते हैं, इस कारण सही न्याय नहीं मिल पाता। न्यायालय के कर्मचारी भी रिश्वत लेते हैं व भ्रष्टाचार करते हैं। न्यायाधीश भी गवाही के आधार पर न्याय देते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली अत्यंत खर्चीली है। अदालत में कदम कदम पर घूस देनी पड़ती है। भारतीय न्याय प्रणाली अत्यंत जटिल है। दलालों की उपस्थिति के कारण भी सही न्याय नहीं मिल पाता। दूसरे, दलालों के कारण रुपया बहुत खर्च होता है। भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायाधीश ही प्रशासक का भी कार्य करता है। दोनों पदों के भार के कारण वह सफलतापूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पाता।
इस मुकदमे की सुनवाई में भी अनेक दोष पाए जाते हैं, जैसे ज्यूरी तटस्थ नहीं होते, प्रमाण और सबूतों पर आधारित, ऊपरी दबाव, न्याय की रस्साकशी, सौदेबाजी, शीघ्रता आदि के कारण भी न्याय ठीक प्रकार नहीं मिल पाता। 3. जेल या कारावास दंडित होने पर जो तीसरी और महत्वपूर्ण संस्था अपराधी के सामने आती है, वह है जेल। यह व्यवस्था पहले इतनी दोषपूर्ण थी कि इसके अंदर से निर्दोष व्यक्ति भी पूर्ण अपराधी होकर निकलता था। आज हालांकि बहुत से नियम पारित हो गए हैं और इस व्यवस्था में अनेक सुधार हो चुके हैं, फिर भी अब तक के सुधार पूर्ण संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। जेलों में जब कोई अधिकारी जांच करने आता है तो वहां के अधिकारी जेल के फटे हुए स्वरूप पर थैगली पैच रख देते हैं और बाद में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए सरकार को निम्न सुधार इस व्यवस्था में अवश्य ही करने चाहिए। जेल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं: अ. अपराधियों को बंदी रखना, ब. उनका सुधार करना, तथा स. उनको निवृत्त करना। अब जेलों में अधिकतर प्रथम कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को भुला दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 4. प्रोबेशन एक अदालती पद्धति है। यह अपराधियों को सुधारने का उत्तम साधन है। इसके अंतर्गत दंडित अपराधी को न्यायाधीश जेल न भेजकर कुछ शर्त पर समाज में रहने की स्वीकृति दे देता है और उसकी देखरेख एक प्रोबेशन अधिकारी करता है। यह प्रोबेशन अधिकारी दिन प्रतिदिन सुधार लाने के प्रयास करता है। वह अपराधी में सक्रिय रुचि लेता है। सुधर जाने पर वह किसी न किसी उत्पादक और उपयोगी काम में लग जाता है और अपना तथा अपने परिवारों वालों का कल्याण करता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम बहुत सहायक है। इस अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को पहली बार अपराध करने पर जेल भेजने के बजाय सुधारने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार प्रोबेशन सुधारवादी नीति की एक अच्छी प्रणाली है। 5. पैरोल यह सुधारवादी नीति पर आधारित एक उपाय है। इसका प्रयोग उन अपराधियों के लिए किया जाता है जो जेल भेज दिए जाते हैं। जेल में कुछ समय तक रहने के बाद और अच्छा आचरण प्रदर्शित करने तथा भविष्य की इच्छा प्रकट करने पर अपराधी को पैरोल अधिकारी की देखरेख में छोड़ दिया जाता है, जो उन्हें निरंतर सुधरने की प्रेरणा देते रहते हैं। पैरोल अधिकारी ऐसे अपराधियों के व्यवहार का निरीक्षण करते रहते हैं। अपराधियों में सुधार हो जाता है और वे सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि इस बीच वह पुनः कोई दुराचरण करता है तो उसे अधिक कठोर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया जाता है। 16. सुधारगृह अपराधियों को सुधारने के लिए सुधारगृहों की भी स्थापना की गई है। पहला सुधारगृह सन 1876 में एल्मीरा सुधारगृह के नाम से अमेरिका में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद विभिन्न सुधारगृहों की स्थापना हुई। इनमें अपराधियों को नए नए काम सिखाए जाते हैं। उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार उनके व्यवहार को शुद्ध किया जाता है और उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास किया जाता है। ये चुप है।